हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 27। आई होप आपको पिछले एपिसोड को सुन के काफ़ी अच्छा लगा हो और मैं काफ़ी दिन के बाद ये स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ़िलहाल तो कहानी को शुरू करते हैं। डायरी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ख्वाहिश काफ़ी खुश थी। वह आईने के सामने खड़े होकर अपने गले में पहने हुए लॉकेट की तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है। वो कहती है, कल का दिन बहुत खूबसूरत था आरफ, तुमने उसे मेरे लिए खास बना दिया। वहाँ आरफ उस जगह होता है जहाँ वुल्फ रह रहे थे। ये भेड़ियों का इलाका था। आरव वहाँ पहुंचकर जेनरीना कस-कस के चिल्ला रहा था। सब बाहर आ जाते हैं उसे देखकर। उन वुल्फ का मुखिया आरव के पास आकर कहता है, क्या हुआ आरव, तुम इन सब की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया है जेनरीना ने? इतने में आरव की आवाज़ सुनकर जेनी भी बाहर आ जाती है। जेनी को देखते ही आरव को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वह जेनी के पास जाकर उसके गाल पर ज़ोरदार एक तमाचा जड़ देता है। जेनी दूर जाकर गिरती है। जेनी चिल्लाती है, आरव क्या हरकत है ये? आरव कहता है, मैं तुम्हें अब तक माफ़ करता आया हूँ और लेकिन तुमने अपनी सारी हदें अब पार कर दी हैं। तुमने ख्वाहिश को फिर से चोट पहुंचाई। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैं उसके बिना बताए भी सब कुछ पता लगा सकता हूँ। तुम सब ये अच्छे से जानती हो, फिर भी तुमने उसे डराया, मुझसे दूर रहने के लिए मजबूर किया। आरव उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारता है और कहता है, ये थप्पड़ उस डर के लिए जो तुम्हारी वजह से मैंने ख्वाहिश की आंखों में देखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसे मार चुका होता। जेनी कहती है, तुम उस कल की मिली हुई लड़की और एक इंसान के लिए मुझे मारने की धमकी दे रहे हो आरव? क्या तुम्हारे लिए दोस्ती की कोई अहमियत भी नहीं रह गई? आरव गुस्से में जेनी की गर्दन को पकड़कर उसे थोड़ा ज़मीन के ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम दोस्ती की बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है दोस्ती का मतलब? तुमने ख्वाहिश को ऐसे ही उठाया था ना उस दिन? आरव ये सब कहकर ज़ोर से उसे नीचे फेंक देता है। जेनी दूर जाकर गिरती है और उसे चोट भी लग जाती है। ये देखकर उन भेड़ियों का मुखिया काफ़ी गुस्सा होता है और गुर्राते हुए कहता है, आरव ये क्या हरकत है? अब हम शांत हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। आरव उसके पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, आपको याद होगा हम लोगों के बीच में एक समझौते के बारे में। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हम लोगों पर हमला किया, डराया या धमकाया, उसकी सज़ा क्या होगी? वहीं सरगोशी कहता है, हाँ याद है हमें सब, लेकिन जेनरीना ने ऐसा क्या किया है? आरव कहता है, जेनी ने मेरी वाइफ ख्वाहिश पर हमला किया है। वो भले ही इंसान हो, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है। उसे तकलीफ़ पहुंचाने का मतलब मुझे तकलीफ़ पहुंचाना हुआ। उस पर हमला करने का मतलब हम लोगों पर हमला करना, और ये हमारे बीच हुए समझौते के खिलाफ है और इसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। यह सुनकर जेनी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुमने शादी कब की उससे आरव? वो बस एक दोस्त थी तुम्हारी। आरव कहता है, तुम्हें या किसी को भी मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता वो क्या लगती है मेरी, लेकिन अब तुम्हारा ये जान लेना ठीक रहेगा कि वो क्या लगती है मेरी। शी इज़ माई वाइफ। अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। और जेनी, अगर तुमने उसे या उसके परिवार को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा तो तुम्हारी सोच के लिए भी आज के बाद से तुम्हें वो सज़ा मिलेगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वहीं ख्वाहिश के दूर रहना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
आज से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हमारी ये दोस्ती ख़त्म। अब दोस्ती के नाम पर भी तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आरव गुस्से में जेनी को घूरता और वहाँ से चला जाता। आरव घर पहुँचता है और रिया उससे पूछती है, आरव तुमने ख्वाहिश से शादी कर ली? हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने? क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? आरव सर नीचे करके कहता है, आई एम सॉरी मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता कि आप सब हमारे साथ होते उस वक्त, लेकिन मुझे उस वक्त वही करना ठीक लगा। मैं सबका इंतज़ार नहीं कर पाया। कल मैं ख्वाहिश को लेकर शरबती पर्वत पर लेकर गया। वह बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी, इसलिए मैं उसे वहाँ लेकर चला गया आपसे बिना पूछे। मुझे माफ़ कर दीजिए। कल आसमान का पूरा चाँद था और वही रात जब हम लोगों के लिए अपने साथी को चुन लेते हैं, मुझे इससे सही वक्त और कुछ नहीं लगा। मैंने आने वाले सही वक्त का इंतज़ार नहीं किया। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मुझे उस वक्त वहाँ ख्वाहिश से शादी कर लेना ही ठीक लगा। रिया कहती है, कोई बात नहीं आरव, हम लोग तुम्हारे लिए खुश हैं। हमें पता है कि तुम उसे अभी यहाँ नहीं लेकर आ सकते। जब तक उसके परिवार के लिए तुम दोनों की शादी उसकी रस्मों के हिसाब से नहीं हो जाती, हम सब तब होंगे तुम्हारे साथ जब तुम इंसानों के हिसाब से शादी करोगे। क्यों रिया? ठीक कह रहे हैं ना हम तुमसे? वही रिया कहती हैं, मुझे तो बहुत खुशी है आरव, बस एक कमी है कि हम अभी उसका वेलकम नहीं कर पाएंगे, हमें इंतज़ार करना होगा। रिया कहते हैं वहाँ से चली जाती हैं और अजय भी रिया के पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि रिया परेशान दिख रही थी और वो पूछते हैं, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस शादी से खुश नहीं हो। रिया कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आरव की खुशी में खुश नहीं हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। वहीं अजय पूछते हैं, कैसा डर रिया? रिया कहती हैं, उन दोनों को खो देने का डर, जैसे हमने उनके मॉम डैड को खो दिया। याद है ना तुम्हें, वही शरबती का जंगल, वही पर्वत और वही चाँद, उन दोनों ने भी वहाँ पर ही शादी की थी, उस चाँद के नीचे, ठीक इसी तरह जैसे आज आरव ने शादी कर ली है। मैं नहीं बोल पाती कुछ भी। आरव बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रहा है, मैं उसे रोक नहीं सकती और खोना भी नहीं चाहती। वहीं अजय कहते हैं, तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। उन दोनों को हमने कॉलरी की वजह से खोया था, उनके प्यार की वजह से नहीं, और ज़रूरी नहीं कि उनके साथ भी वही हो। रिया कहती हैं, तुम नहीं समझोगे अजय कि एक माँ का डर है। मैं आरव को खो देने के बारे में सोच कर भी डर जाती हूँ। मैं बस किसी भी तरह से उसे सुरक्षित रखना चाहती हूँ। वहीं अजय कहते हैं, कुछ नहीं होगा उसे, वह अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है, और भूलो मत उसके पास हम सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। रिया कहती हैं, क्या फ़ायदा उन शक्तियों का जब वह उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, और अभी तक तो उन शक्तियों के बारे में पता भी नहीं है उसे ठीक से। कैसे, आखिर वो कैसे करेगा इन सब का इस्तेमाल? वहीं अजय कहते हैं, वक्त के साथ ही उसकी शक्तियाँ भी पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगी, तभी वह उसका उपयोग कर पाएगा। तुम्हें भी तो तब तक सब्र रखना पड़ेगा। रिया कहती है, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, बस आरव को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से सब कुछ खोते हुए नहीं देख सकती। उन दोनों की आखिर निशानी है आरव। वह दूसरी तरफ आरव कॉलेज आता है और ख्वाहिश बाहर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों अपनी क्लास लेते हैं और पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। जब सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती है तब आरव कहता है, काश कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता और तुम्हें अपने पास रखता, लेकिन जब तक सबको पता नहीं चल जाता हमें इंतज़ार करना होगा। ये कहकर आरव उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। इस वक्त दोनों कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़े थे जब आरव और ख्वाहिश को किस करता है और गले लगे हुए था। उसी वक्त उन्हें ख्वाहिश का भाई देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस वक्त
तो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेनी ख्वाहिश के घर आई थी तब वह ख्वाहिश और आरव की कुछ तस्वीरें जिनमें किसी ने भी दोनों पर एक दूसरे के गले लगे हुए थे और आरव उसे किस कर रहा था वगैरह वगैरह, वो सारी तस्वीरें ख्वाहिश की मॉम के कमरे में रख गई थी और वो तस्वीरें उस दिन ख्वाहिश के डैड को मिल गई थी। वो तस्वीरें देखकर वो बहुत ही आंख बबूला हो जाते हैं और ख्वाहिश के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। जब ख्वाहिश घर आती है तब वह उसके घर आते ही उन सारी तस्वीरों को उसके मुंह पर फेंक देते हैं और गुस्से में उसे घूरने लगते हैं। क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा कि क्या यही सब करने के लिए भेजा गया है तुम्हें, या फिर पढ़ने के लिए? हमारे पूरे परिवार में तुम पहली लड़की हो जिसे इतना ज़्यादा पढ़ाया गया, लेकिन आज मुझे लगता है कि सब सही कहते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहिए। काश कि हमने तुम्हारी बुआ की बात मान ली होती। कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। हम पहले से ही सबकी नज़रों में बुरे बन चुके हैं तुम्हें आगे पढ़ाने के चक्कर में। तुमने ये सब करके हमारा सर शर्म से झुका दिया है। ख्वाहिश बिना कुछ कहे सर नीचा करके रोने लगती है और कहती है, पापा वो मैं क्या बोलोगी तुम? कुछ बोलने लायक रह गई हो? उसका भाई अंदर आते हुए कहता है, तुम दोनों खुले आम सब कुछ कर रहे थे। तुम्हें हमारी इज्जत की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। मैंने देखा तुम दोनों को एक साथ आज। कौन है वो लड़का? डैड कहते हैं, हमें नहीं जानना कौन है वो। हम तुम्हारी बुआ को फ़ोन कर दिया है, वो आज शाम आएंगी और उन्होंने जो तुम्हारे लिए रिश्ता बताया था हमने उसके लिए हाँ कर दिया है। अब जाओ और शाम के लिए तैयार हो जाओ। आज शाम को तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। वहीं ख्वाहिश कहती है, पापा ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते। और मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर उसके डैड को और गुस्सा आने लगता है और वो उस पर हाथ उठा देते हैं। जैसे ही उनका हाथ ख्वाहिश के गालों पर पड़ने ही वाला था उसी वक्त सब कुछ फ्रीज हो जाता है। उनका हाथ ख्वाहिश के गाल के पास ही रुक जाता है। ख्वाहिश ये सब देख के हैरान होती है। फिर उसके मुंह से धीरे से निकलता है, आरव। वह पलट कर देखती है, आरव उसके पास खड़ा हुआ था। वह ख्वाहिश को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम ठीक हो? ख्वाहिश उसे देखते ही उसके सीने से लग जाती है और कहती है, आरव सब बहुत गुस्से में हैं, उन्हें सब पता चल गया है। तुम मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाओ। आरव कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वह उन सारी तस्वीरों को उठाकर अपने पास रख लेता है और कहता है, ख्वाहिश तुम अपने कमरे में जाओ। आरव तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस इनकी कुछ यादें मिटाने वाला हूँ मैं। लेकिन ये गलत होगा आरव, इस वक्त यही सही है। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ उन्हें वे सब कुछ याद नहीं रहेगा और सही वक्त आने पर हम सबको सब बता देंगे। ख्वाहिश अपने कमरे में चली जाती है। आरव सबको अनफ्रीज कर देता है और इसी के साथ वे सब भूल जाते हैं कि वे सब क्या कर रहे थे। थोड़ी ही देर पहले आरव भी वहाँ से जा चुका था। आरव ने सब कुछ ठीक कर दिया सिवाय उसकी बुआ वाली प्रॉब्लम को छोड़कर। आखिर आगे क्या होने वाला है ये आगे पता चलेगा। कहानी में बने रहिए और सुनते रहिए। स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सुनने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।